जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी सिविक्स ग्रेड 10। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। इसमें आप देख सकते हैं 2 नंबर या 3 नंबर का कोई एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर 5 नंबर का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर साल। Every year you can see 5 marks question or 3 marks question from this chapter. This is a very important topic. So first of all, we are going to discuss democracy, and then we will discuss outcomes of democracy, and later on, we will discuss some important questions from this chapter. So the topic is democracy. Democracy is a type of government. Democracy ऐसी टाइप सरकार का टाइप है जिसमें people जो होते हैं, जो लोग होते हैं, they can choose their representative. अब एक कोई कॉन्स्टिट्युएंसी है जहां पे 4 या 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से कोई एक जो बेटर कैंडिडेट होगा उसको लोग चूज करेंगे, जो जीत जाएगा। और ऐसे ही मेजोरिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी पार्टी अगर मेजोरिटी गेन करती है, देन दे विल फॉर्म अ गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट दैट इज फॉर्म्ड इन द लोकसभा, दे विल रूल ओवर अस, दे विल मेक लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वो हमारे लिए रूल बनाएंगे, हमारे ऊपर रूल करेंगे और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लॉज बनाएंगे। अब्राहम लिंकन ने बोला था, डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसी सरकार है, सरकार का एक ऐसा प्रारूप है जो लोगों द्वारा, लोगों पर और लोगों के लिए होती है। मीन्स आसान शब्दों में हम इसको और क्लैरिफाई कर सकते हैं कि सरकार लोगों द्वारा बनाई जा रही है और सरकार लोगों पर शासन कर रही है और सरकार लोगों के लिए शासन कर रही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो उसमें बोला जाता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा क्यों कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में कौन कौन से अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गए, जैसे डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, एनार्की हो गई, मोनार्कियल गवर्नमेंट हो गई जहां पे राजा शासन करता है। ठीक है, उन सबसे बेहतर क्यों है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जब सरकार को चुनते हैं, ठीक है, सरकार में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। मान के चलिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लोकसभा, देन देयर आर 550 मेंबर in Lok Sabha. This is the maximum number of seats. Currently, we have 545 or 544. I think I'm not aware about the current number of seats, but I know the maximum number of seats in Lok Sabha is 550. Think one thing: कि if there is a concern in the society, and all these 550 members will sit together, and they will frame a law for that society or that perspective, that particular thing, then there is a good chance to make a better decision, to make a better law for that society or for that particular thing. ये बहुत अच्छी चीज होगी कि जब 500 550 लोग एक साथ उस डिसीजन पे, उस डिस्कशन, उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो उस समय की नीड होगी। मान के चलिए सोसाइटी में कोई भी इशू चल रहा है तो एक बेटर डिसीजन सामने आएगा। तो इन दिस वे वी कैन सी डेमोक्रेसी इंप्रूव अ क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। Number of people puts their heads together and they will debate there, they will discuss the issue there, then there is a good chance जो output होगा that will be better. Second, it promotes equality among citizens. ये क्या करता है? citizens के बीच में equality लेकर के आता है। We all have rights, but fundamental right is very compulsory. फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत ज्यादा कंपलसरी है। कैसे, मैं बताता हूं। हमारे पास राइट टू इक्वलिटी अगर नहीं होगा तो क्या क्या इसके आउटकम्स हो सकते हैं? अब राइट टू इक्वलिटी है तो ये मैं दे कौन रहा है? डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे रही है। इक्वलिटी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी, रेस, रिलीजन, बर्थ प्लेस, जेंडर, वट एवर इट इज, हम सबको इक्वलिटी यहाँ पे मिल रही है। देखिए, मिलती है नहीं मिलती दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जो हमारे यहाँ बात की जा रही है वो इक्वलिटी की बात की जा रही है। ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी है आज की डेट में, मानते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे इनइक्वलिटी है। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, लेकिन हम यहाँ पे इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। और इक्वलिटी में कहाँ पे मिल रही है? डेमोक्रेसी के अंदर। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि ये इक्वलिटी को प्रमोट करता है। हम कास्ट को और ये जेंडर वगैरह का सब डिस्क्रिमिनेशन सब नहीं करते, सब खत्म कर देते हैं। ठीक है, वी ऑल आर ब्रदर्स, हम ब्रदरहुड की फीलिंग रखते हैं यहाँ पे। तीसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि वाई डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
देखिए अच्छे से समझ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ पे जो लोगों के राइट है, लोगों की जो डिग्निटी है, उन सबको ये इनहेंस कर रहा है। ठीक है, कैसे, वो भी बताते हैं आपको। होता क्या है कि जब हम डिग्निटी की, इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात करते हैं, तो जो डेमोक्रेसी वो एक ऐसा सिस्टम स्टेब्लिश करती है जहां पे लोगों के पास पॉलिटिकल इक्वलिटी हो। मीन्स कि if someone is there and he want to participate in the election, then he having a authority, he having a right to participate in that। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी मिल रही है। ठीक है, डजेंट मैटर कि उसकी कास्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, वो उसके पास पैसा कितना है। ठीक है, वो कर सकता है। यही यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंसान की डिग्निटी का। ठीक है, इसके बाद दूसरा, वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इफ वी आर वी बोल सकते हैं कि वी कैन क्रॉस द एज ऑफ 18, देन वी आर एबल टू कास्ट अवर वोट ऑन द फेवर ऑफ एनी कैंडिडेट, एनी पार्टी। हम 18 साल की उम्र को क्रॉस कर लेते हैं तो हम किसी भी फेवर में, किसी भी पार्टी के फेवर में, किसी भी इंडिविजुअल के फेवर में वोट को कास्ट कर सकते हैं। दिस इज पॉलिटिकल इक्वलिटी। ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी की तो बात कर रहे हैं, वी हैव राइट टू वोट। ठीक है, और इसमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल में कैसे इनहेंस कर रहे हैं, एक चीज और इसका एग्जांपल समझ लीजिए। हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये बुक में मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। देखिए ये हमें एक मेथड दे रहा है जिससे हम जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हाउ? आपने चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में ही, पावर शेयरिंग। सो इन द चैप्टर पावर शेयरिंग, वहां पे हमें बताया गया कि देयर इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, देयर इज अ सोशल डिवीजन, देयर इज अ सो मेनी ग्रुप्स, पावर इज डिवाइडेड अमंग सो मेनी ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले लोकसभा में 550 मेंबर हैं। तो क्या वो सब एक जगह से बिलोंग करते हैं, या वो एक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या वो एक कास्ट के? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। अब जो एक बंदा तमिलनाडु का है उसको बेटर नॉलेज है तमिलनाडु के बारे में रादर देन जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहा है उसको अच्छे से नॉलेज है जम्मू कश्मीर के बारे में इन द कंपेरिजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है कि जो इंसान जहां का है वो उसको बेटर तरीके से पता होगा। और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से क्या हो पाता है कि दिस प्रोवाइड अ मेथड, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अब जो कन्फ्लिक्ट है लोगों में उनको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, पावर शेयरिंग में यही तो करते हैं कि पावर को शेयर कर दिया, तो इससे क्या हो रहा है, पावर को हम डिवाइड जब कर देते हैं तो क्या होता है, हर एक ग्रुप के पास पावर है। और यहाँ पे जब सबके पास पावर होती है तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योस के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और इसका लास्ट एक यहाँ पे टॉपिक मैंने मेंशन किया हुआ है, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। ये एक स्पेस दे रहा है जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी गलतियों को सुधार सकती है। सपोज किसान कानून आया, बहुत सारे किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पे प्रोटेस्ट किया, 2 ढाई साल 3 साल लगभग लगभग प्रोटेस्ट किया, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के किसानों ने। एंड व्हेन द गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि दिस लॉ इज नॉट सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल, तो व्हाट दे डिड, दे विड्रॉल दैट लॉ। उन्होंने उसको विड्रॉल कर लिया। तो यहाँ पे सरकार को लगा कि भाई हमसे गलती हुई है, हम इसको विड्रॉल कर सकते हैं, तो उन्होंने विड्रॉल कर लिया। दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए कि जुडिशरी है, जुडिशरी इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज द ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब जुडिशरी के पास एक ऑप्शन है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू में भी हम यही कर सकते हैं कि अगर कोई भी स्टेटमेंट हुआ, कोई भी जजमेंट हुआ, तो उसको हम दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, democracy is seen to be good in principle but felt to be not so good in its practice. This dilemma invites us to think hard about the outcomes of democracy. देखिए डेमोक्रेसी प्रिंसिपल में तो बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था कि इक्वलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? क्या मेल और फीमेल की एक ही वर्किंग ऑफिस में काम जब करते हैं तो उनकी सैलरी में इक्वलिटी रहती है? नहीं। क्या फीमेल को पॉलिटिकल राइट उतने दिए जाते हैं हमारी सोसाइटी में? अगर मैं अगर बात करूं किसी भी चुनाव की, तो वहां पे मेनली लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हमारा लीडर नेता हो, ना कि नेत्री। फीमेल को प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये जो डिलेमा है ना, ये इसी वजह से हमें यहाँ पे डिस्कस करने को दिया गया है चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के परिणाम। सम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, डेमोक्रेसी इज ऑफन प्रेज्ड फॉर इट्स आइडियल्स लाइक फेयरनेस एंड इक्वालिटी, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन कैन फॉल शॉर्ट।
क्या होता है, हम यहाँ पे आइडियल्स जो है इसके, जैसे फेयरनेस है, इक्वलिटी, इनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका सही नहीं हो पाता है। पीपल में सपोर्ट डेमोक्रेसी बिकॉज इट्स अलाइन विथ मोरल वैल्यू, बट देर आर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स टू। Democracy offer opportunities for progress and success, and it's up to citizens to make the most of these opportunities to achieve their goals. अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि पीपल में सपोर्ट डेमोक्रेसी बिकॉज इट अलाइन विथ मोरल वैल्यू बट देर आर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स टू। देखो, लोग को क्या मतलब लोगों को क्या चाहिए, एक बेटर लाइफ हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, इक्वलिटी हो, ठीक है। तो लोग इसी वजह से सपोर्ट करते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी तो हमारे मोरल वैल्यूज रहेंगे, ठीक है, लोगों में इथिक्स रहेंगे, सरकार भी इथिकल तरीके से काम करेगी। तो इसके क्या है, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी है। अब जो तीसरा पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है, डेमोक्रेसी ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस एंड सक्सेस। अब देखो, डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में हमारे पास आर्टिकल 16 है, और आर्टिकल 16 पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का बता रहा है कि वी हैव ऑल हैव अपॉर्चुनिटीज, हमारे सभी के पास अपॉर्चुनिटीज है। तो ये अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, ठीक है, प्रोग्रेस और सक्सेस, प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटीज मिल रही, सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन ये सिटीजन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि सिटीजन इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इन नक्सलबाड़ी, सॉरी, इन वेस्ट बंगाल देयर इज अ प्लेस दैट इज नोन एज नक्सलबाड़ी। तो जो नक्सलवाड़ी जो मूवमेंट था वो नक्सलवाड़ी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आज ये एक पूरा माओइस्ट मूवमेंट का बन चुका है, पूरा एक टेररिज्म पूरा उन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है। सीआरपीएफ की गाड़ियों को देखते हैं जला देते हैं, पुलिस वालों को मार देते हैं, ठीक है, किसी भी वर्दी पहने इंसान को मार देते हैं। तो क्या टेररिस्ट ग्रुप ही तो है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, ये अगर चाहते प्रोटेस्ट अगर शांति से करते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्म्स को ले लिया। तो इन्होंने अपनी प्रोग्रेस को स्टेगनेंट कर दिया, प्रोग्रेस को ही खत्म कर दिया, रोक दिया बिल्कुल। रीजन ये है कि इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी मिली उसका गलत तरीके से उपयोग किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी ऑफर तो देती है कि भैया ठीक है तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये लोगों के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो अपना काम कैसे करते हैं। अब आती है बात अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट की। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड दे हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स। देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास राइट है अपने लीडर्स को चूज करने का। अब जब लीडर को चूज करने का राइट है तो सीधी सी बात है उनके ऊपर कंट्रोल भी लोगों का होगा। इफ दे विल फ्रेम अ न्यू लॉ एंड द लॉ विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर द मेनी मोर ऑफ द पीपल फ्रॉम द सोसाइटी, देन दे विल डेफिनेटली प्रोटेस्ट इट। एक कोई सरकार है, सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको लोगों ने चुना है, और सरकार एक कोई नया कानून बना रही है, और वो नया कानून सोसाइटी के लिए हेल्पफुल नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं उससे सपोर्ट पे नहीं है, तो क्या करेंगे, तो सरकार को मजबूरन में वो लॉ चेंज करना पड़ेगा। अगर एग्जीक्यूटिव इस लॉ को चेंज नहीं करती तो जुडिशरी उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी, बोलेगी कि भाई बहुत ज्यादा लोग आपके इस लॉ से अगेंस्ट है, इसके फेवर में नहीं है। तो सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। Thus, democracy produces a government that is accountable to the citizen and responsive to the needs, sorry, and expectation of the citizen। क्या बोल रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है जो अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल हो, जिसकी जवाबदेहिता हो लोगों तक, ठीक है। मतलब आपने कोई काम किया और वो काम अच्छा है तो लोग उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप आपसे लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये काम कैसे किया, किस तरीके से किया, या कितने लोगों को बेनिफिट करेगा। ये मान चलो लॉ वो बनाया वो सही नहीं है, तो जो जहाँ का एमपी होगा उस एमपी से लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने इसमें सपोर्ट क्यों किया, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, ये आपके लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। देखिए, जो डेमोक्रेसी इंश्योर करती है जो डिसीजन मेकिंग हो वो कैसी हो, नॉर्म्स और प्रोसीजर पे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे हो, तरीके हों उसमें। So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find out this information. Citizens can take part in decision making whenever they want. अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी इंश्योर करती है जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, यानी जो कानून बना रहे हैं या जो निर्णय ले रहे हैं वो नॉर्म्स और प्रोसीजर पे होनी चाहिए। तो सिटीजन अगर जानना चाहता है, एक ऐसा सिटीजन जो जानना चाहता है कि डिसीजन कैसे लिया गया है, प्रोसीजर इसका क्या है, सही है या नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास। देखिए, वी हैव आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सरकार बता रही है ना कि भाई किस तरीके से सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है। सिटीजंस कैन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग व्हेनेवर दे वांट। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट।
जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा सरकार ओन की गई है, यानी कि उसका जो असली मालिक है वो लोग ही हैं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव बाय देम। पीपल जो लोग हैं वो विश करते हैं कि हमारे ऊपर वही शासन करे जिनको हम चूज करके ला रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो डिपेंड करता है वहां के पॉपुलेशन पे, कि उनकी पॉपुलेशन कैसी है, उनके रिसोर्सेस कैसे हैं, और पॉपुलेशन जो है तो वो कितनी एम्प्लॉयड है। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे तो क्या होगा कि रिसोर्स ज्यादा जनरेट कर पाएंगे, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर पाएंगे। ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, अब मान के चलिए कि एक इंसान अफगानिस्तान में रह रहा है, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन भी अच्छी है और ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉय भी है, लेकिन क्या है कि ग्लोबल सिचुएशन में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, कोई वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है, कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो जब कोई कंट्री इन सब तरीके से घिरा होता है तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसको सही किया जाए, गवर्नमेंट की। लेकिन गवर्नमेंट सही करती नहीं है। तो यही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। इट्स डिपेंड ऑन ग्लोबल सिचुएशन, इट्स डिपेंड ऑन पॉपुलेशन साइज, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात हो रही है कि अगर हमारे इंडिया में ज्यादा से हम अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लगा दें कि भैया इतना यहाँ पे आकर के सेट करोगे तो लैंड भी सस्ते में मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ते में मिल जाएगी, तो क्या होगा, बाहर की कंपनी आकर के हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, और जब बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट करेंगी तो हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। वो जब ज्यादा होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बूस्ट करेगी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री एटसेट्रा। There is a significant differences in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy. अब यहाँ पे एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो ऐसी कंट्री जो डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसी। देखिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं तो सबसे बड़ी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ग्रेजुअल है, वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, स्लो हो रही है, रैपिड नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव रहता है, इसलिए लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चूज करते हैं। अब डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैं किम जोंग उन की बात करूं, तो उनके यहाँ इकोनॉमी एकदम बूस्ट कर जाती है, कभी कभी खत्म हो जाती है। जर्मनी के साथ भी ये हुआ, एकदम से इकोनॉमी हिटलर के टाइम पे बूस्ट करती गई, प्रोडक्शन बूस्ट करता गया, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो सब खत्म हो गया। The dictatorial regime has had a slightly better record of economic growth, but when we compare their record only in poor countries, there is a virtually no difference. There can be a very high degree of inequality within democracies. There is often inequality of opportunities available to the poorer section of the society. देखो, जब हम तानाशाही को और डेमोक्रेसी को जब हम कंपेयर करेंगे ना, इफ वी विल कंपेयर द डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, तो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस मिला है वो मिला है डेमोक्रेसी को। रीजन ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, कम हुई है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में हुई है, ये सबसे अच्छी चीज है, यानी कि उसका इम्पैक्ट पड़ा है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, एंड व्हाट दे डिड इन इनिशियल, they blocked their import and export up to 1990। 1990 तक उन्होंने इसको ब्लॉक करके रखा। फिर उन्होंने प्लान किया कि ठीक है, हम इसको इंपोर्ट को खोलते हैं तो जिससे हमारे यहाँ फॉरेन कंपनीज आएंगी। रीजन क्या था, इसका डर था कि अगर वो फॉरेन कंपनीज को अलाउ करेंगे तो क्या होगा कि वापस से कहीं इंडिया डिपेंडेंट ना हो जाए। यही तो हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब आए वो ट्रेडर बन के ही आए थे और उन्होंने पूरे कंट्री पे कंट्रोल कर लिया। यही रीजन था। डेमोक्रेसी में 1990 तक अपने इंडिया में क्या हुआ कि हमने इंपोर्ट को बैन करके रखा कि भैया इंपोर्ट करेंगे, बिल्कुल लिमिटेड करेंगे। ठीक है, 1990 में पॉलिसी हमने सुधारनी स्टार्ट करी। फाइनली वी ब्रॉट ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म इन 1992 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। तो इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव दिखता है। दूसरा, हम एक और चीज देख लें कि डेमोक्रेटिक रिजीम में जो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी कम मिली है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको प्रेफर किया है। अब एक चीज और देखो कि व्हेन वी कंपेयर देयर रिकॉर्ड ओनली इन पुअर कंट्रीज, देयर इज वर्चुअली नो डिफरेंस। जब किसी पुअर कंट्री को उठा करके इसके साथ कंपेयर करोगे तो कुछ खास अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री जो थोड़े से पुअर हैं और डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले कंट्री हैं, उनको अगर देखोगे तो उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखेगा। फिर उन्होंने मेंशन किया है कि
So there can be very high degree of inequality within democracies. There is often inequality of opportunities available to the poorer section of the society. यानी कि जो अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है, देयर इज अ गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। तो यहाँ पे भी ऐसा मतलब चांसेस उनको कम मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही हैं। ठीक है, अब देखिए रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब रिडक्शन कैसे होगा इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का, तो वो यहाँ पे मैं देखने को मिलेगा। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। In the process of bringing individuals into the political arena of an equal footing, we can see some inequalities. अब देखिए होता क्या है कि मैं अगर बात कर रहा हूं एक रिक्शे वाले की, तो रिक्शा वाला भी 18+ के ऊपर है, वो वोट डाल रहा है, वो भी एक इंडिया का सिटीजन काउंट किया जाता है और उसके वोट की वैल्यू भी 1 रहती है। दिस इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वी स्टडीड इन 9th क्लास। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ओके, अब होता क्या है कि जो रिक्शा वाला वोट डाल रहा है उसकी भी वोट की वैल्यू 1 है, लेकिन जो एक ऐसा इंसान जो पायलट है जो एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है उसकी भी वोट की वैल्यू 1 है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है इन दोनों के बीच में इनइक्वालिटी, वो ये है कि वो गरीब है और वो अमीर है। ठीक है, दोनों के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। अब इसमें सीधी सी चीज समझो जो उन्होंने मेंशन की है, स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। मतलब कि जो अमीर लोग हैं, ठीक है, वो नंबर जो है देश में उन अमीरों का कम है। मान के चलिए 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे कितने अमीर होंगे? बहुत ज्यादा 1 करोड़। ठीक है, बहुत ज्यादा 1% मान चलो, 140 में से 1 करोड़ 40 लाख लोग अमीर हैं। ठीक है, अब ये 1 करोड़ 40 लाख लोग, वेल्थ जो है इंडिया की वो बहुत ज्यादा, मान के चलिए 70 से 80% वेल्थ इन्हीं के हाथों में। ठीक है, अब जो गरीब जो इंसान है, those at the bottom state of the society have very little to depend upon, their income have been declining। उनकी एक तो इनकम कम कम हो रही है, इनकम जो है वो इनकम कम होती जा रही है। ठीक है, और जो अमीर है, अमीर की इनकम बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे लोगों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हमने बात करी पॉलिटिकल इक्वालिटी की, हमने बात करी कि हम सबको वोटिंग का राइट देंगे, 18+ वालों को जो डजंट मैटर कि किस कास्ट से हैं, किस रिलीजन से, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू देंगे। लेकिन वी आर फेल्ड टू रिमूव द गैप फ्रॉम द सोसाइटी बिटवीन रिच एंड पुअर। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखिए ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं सबके पास इक्वल राइट है, लेकिन हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं इस इक्वलिटी को खत्म, इनइक्वलिटी को खत्म करने में। ये चीज क्लियर हो रही है। दूसरा देखिए अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब सोशल डाइवर्सिटी का अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप, हाउएवर वी कैन लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस एंड वी कैन इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट दैट डिफरेंस। एक चीज समझो, जो सोसाइटी है, सोसाइटी में क्लैश होना, क्योस होना, कन्फ्लिक्ट होना, ये मतलब जनरल है कि हाँ भाई हो जाता है। ठीक है, अब हम अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। कोई मद्रास से बिलोंग कर रहा है, कोई तेलंगाना से बिलोंग कर रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहा है, कोई जगह जगह से बिलोंग करके लोग मुंबई में सेटल हो जाते हैं, दिल्ली में सेटल हो जाते हैं, आगरा में सेटल हो जाते हैं, कानपुर में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों में कन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जिसमें कन्फ्लिक्ट ना हो, या ऐसी कोई सोसाइटी नहीं जिसने इस सोसाइटी कन्फ्लिक्ट को खत्म कर लिया हो। However, we can learn to respect these differences and we can evolve mechanism to negotiate the difference। हमें यहाँ पे एक मैकेनिज्म इवॉल्व करनी होगी कि जिससे इन जो क्योस है जो सोसाइटी में उसको हम रिजॉल्व कर सके, या जो डिफरेंस है इन सोसाइटी में इसको हम रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो एक चीज समझो, ये जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की खासियत ये है कि हमें ये रिस्पेक्ट करने की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है,
we will enhance the dignity of individual. ये 9th क्लास में पढ़े होंगे. Democracy is best suited to produce this outcome. The ability to handle social difference, division and conflict is a plus point of democratic regimes. But democracy must fulfill some conditions in order to achieve this. लेकिन democracy को कुछ achieve भी करना है तो उसके लिए कुछ condition होनी चाहिए. Condition जैसे the majority always needs to work with the minority so that the government functions to represent the general view. अब जो मेजोरिटी है तो मेजोरिटी देखिए एक चीज की होती है कि मेजोरिटी हमेशा अपने लिए सोचती है, ठीक है, वो माइनॉरिटी के बारे में सोचती ही नहीं है, और अगर सोचती भी है तो बिल्कुल एक मिनिमल बेसिस पे कि बस इनका भाई काम चल जाए, हमें सपोर्ट मिल जाए. देखिए मैं सीधी सी बात बताऊं, मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी, वो आती है एससी के लिए काम करती है, चली जाती है. स्पेसिफिक पार्टी समाजवादी पार्टी, वो अपने ओबीसी कास्ट के लिए काम करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो बिहार में आरजेडी, वो एक स्पेसिफिक अपना उनका ग्रुप बना हुआ है ओबीसी का, उनके लिए काम करते हैं, चले जाते हैं. तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ओवरऑल की. एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास देखने को मिलता है राघव चड्ढा. ही इज नॉट द पार्ट ऑफ रूलिंग पार्टी बट ही इज वर्किंग फॉर द कॉमन मैन. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक कैंडिडेट है जिसको रिप्रेजेंट किया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों को, और जो लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट होकर के चूज होकर के राज्यसभा में पहुंचा और वो लोगों के हित की बात कर रहा है. तो ऐसे ही जो मेजोरिटी ग्रुप है, ठीक है, तो मेजोरिटी ग्रुप को लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो माइनॉरिटी के हैं. Rule by majority means that in the case of every decision or in the case of every election, different persons and groups may and can form a majority. मतलब आसान शब्दों में समझिए, जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को मेजोरिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, मेजोरिटी को माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा इसमें वी डिस्कस्ड इन 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग श्रीलंका में हुआ. तो वहां पे क्या हुआ, मेजोरिटी इन गवर्नमेंट है, वो सिर्फ एक मेजोरिटी की है, सिन्हाला कम्युनिटी की है, वो सिर्फ अपनी मर्जी चला रही है. दे डिक्लेयर्ड सिन्हालीज लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. उन्होंने यूनिवर्सिटी अपनी स्टेबल कर दी, ठीक है. तो अब ऐसा नहीं है कि कोई एक डिसीजन ले रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, एक ही मेजोरिटी काम कर रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. The majority always needs to work with the minority so that government functions to represent the general view. अब सब गवर्नमेंट एक जनरल व्यू रख पाएगी तभी जब मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों मिलकर के काम करेंगे. Rule by majority means that in case of every decision or in the case of every election, different person and groups may and can form a majority. ठीक है. Now next topic is dignity and freedom of citizen. अब देखो डिग्निटी, मान मर्यादा, सम्मान सबको चाहिए. Freedom of women. Women had to fight long battles. Societies across the world have been male dominated. Women must get equal treatment. Women can now lead a struggle against what is now acceptable legally and morally. अब देखो एक बात समझो कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन कब हुआ, 18th सेंचुरी में, और उनको जो विमेन थी तो उन्होंने क्या डिसाइड किया. देखो चैप्टर लंबा हो रहा है, मैं इस चीज को मान रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल भी बहुत होगा बच्चों, तो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है. देखो फ्रांस में रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में हुआ, लेकिन जो उन्होंने वोटिंग राइट दिए वो सिर्फ स्टार्टिंग में किसको दिए, जो एक्टिव सिटीजन थे, मीन्स जो मेल थे, वुमेन को तो थे ही नहीं, और जो मेल थे उनमें से भी ऐसे मेल जो केवल जो वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, टैक्स पे कर रहे हैं, और जिनके पास प्रॉपर्टी है. Later on, they remove this active and passive citizenship. They give the right to vote to all men, but they didn't give any right to vote to the female. तो फीमेल वहां पे जो राइट टू वोट मिला है वो मिला है 20th सेंचुरी में, 1940 के डिकेड में मिला है आई थिंक. तो विमेन्स को एक लंबा बैटल लड़ना पड़ा है. जिसमें अरब की अगर बात करूं तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, या मैं अगर सऊदी की बात कर रहा हूं तो इनको शायद 2020 के डिकेड में फीमेल को वोटिंग राइट दिए गए हैं, ठीक है. वुमेन, ये समझना, वुमेन की डिग्निटी, वुमेन की फ्रीडम, वुमेन की इनइक्वालिटी के बारे में बता रहा है. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने सोसाइटी में मेल को ही हमेशा डोमिनेट करके रखा है कि भाई ठीक है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मेल रूल बनाएगा, मेल ऐसा करेगा, मेल वैसा करेगा, मेल कहीं भी जाएगा, मेल स्कूटी चलाएगा, मेल पेंट पहनेगा, ठीक है. लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी. अब देखो लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां ये नहीं खा सकती, लड़कियां वो नहीं खा सकती, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकती, ये सब हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी. हमने इन द सेंस कि अदर कंट्रीज ने, जो मैंने एग्जांपल दिए,
डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अपहोल्ड बाय डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो सीधी सी बात समझ लो, फ्रीडम ऑफ सिटीजन और डिग्निटी ऑफ सिटीजन बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल हैं जो चाहिए ही चाहिए इंसान को। अब मान के चलो मेरा घूमने का मन है कि मैं सोच रहा हूँ मैं भोपाल घूम कर आऊं, ठीक है। अब भोपाल घूमने जा रहे हैं, यूपी से भोपाल एमपी गए, ठीक है। या मान के चलो सॉरी, मेरा दिल्ली घूमने का मन है, तो हम अब अगर यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली पे बॉर्डर पे पुलिस लगी हुई है, ठीक है। और वो सब इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि तुम इस रिलीजन से, सॉरी, इस रीजन से बिलोंग करते हो या इस रिलीजन के हो या तुम मेल हो या तुम फीमेल हो, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो क्या ये चीजें सही हैं? फ्रीडम होनी चाहिए ना मूवमेंट की, हम यहाँ से कहीं पे भी जा सके। हाँ, गलत काम नहीं कर रहे हैं, फ्रीडम है मूवमेंट की, डिग्निटी होनी चाहिए, ठीक है। Dignity, democracy respect the inherent worth and equal value of every individual. It recognizes and upholds the dignity of all citizens, irrespective of their background, identity or status. Doesn't matter कि तुम्हारा background क्या है, status क्या है, लेकिन यहाँ पे सभी को dignity होनी चाहिए, सभी को self respect की value होनी चाहिए, ठीक है। This include ensuring equal treatment, protection of human right and opportunities of personal growth and fulfillment. Freedom की बात करें, democracy guarantees citizens freedom of expression, association, and participation in decision making process. It fosters an environment where individuals can voice their opinion, beliefs, and concern without fear of repression or discrimination. Freedom of the press, speech, and assembly are essential component of democratic society, enabling citizens to engage actively in shaping their collective identity. देखिए वो कह रहा है, डेमोक्रेसी गारंटी कर रहा है सिटीजन की फ्रीडम को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। इट फॉस्टर्स एन एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल कैन वॉइस देयर ओपिनियन, बिलीफ एंड कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेशन। उन्हें बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के यहाँ पे अपनी बात रखने का, अपने ओपिनियन रखने की आजादी होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी देता है, और इसी बेसिस पे हमारे सारे के सारे न्यूज चैनल काम करते हैं, हमारे यहाँ की प्रेस काम करती है। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है। तो चैप्टर हमारा हो गया खत्म। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट, हाउ? डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल गवर्नमेंट कैसे कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिए, 3 पॉइंट में बता रहा हूँ, उसको अगर 5 नंबर में आए तो उसको एक्सप्लेन कर लेना, 3 नंबर में तो सिर्फ ये 3 पॉइंट लिख देना, काम आपका हो जाएगा। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल इन फॉलोइंग कंडीशंस: when the rulers are elected by the people and make all major decision in favor of all people। देखो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कब होगी? जब सारे के सारे रूलर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट होंगे और जो डिसीजन लिया जाएगा वो लोगों के फेवर में लिया जाएगा। दूसरा, इसको एक्सप्लेन कर लेना अच्छे से, व्हेन इलेक्शन ऑफर अ फ्री चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। जब इलेक्शन लोगों में एक फ्री चॉइस देगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, चाइना का एग्जांपल लेते हैं। और चाइना में क्या है कि देयर इज अ पार्टी दैट इज नोन एज सीसीपी। अब चाइना में अगर मान के चलो सुनीता, मोहित, राकेश, ये 4-5 कैंडिडेट हैं, ये इंडिया में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो लड़ सकते हैं। लेकिन चाइना में क्या है कि अगर सुनीता उस पोस्ट पर बैठी है तो उसके अगेंस्ट में अगर मोहित खड़ा होना चाह रहा है या मुकेश खड़ा होना चाह रहा है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी सुनीता से। तो एक चीज समझो कि क्या सुनीता उसको परमिशन देगी उसके अगेंस्ट खड़े होने की? नहीं। तो क्या वहां पे लोगों के पास फ्री चॉइस है? नहीं है। इन द इन दिस वे वी कैन से डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ फेयर चॉइस और फ्री चॉइस टू द पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड पॉइंट, व्हेन चॉइस इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। जब चॉइस अवेलेबल है लोगों के पास पॉलिटिकल इक्वलिटी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ? तो डेमोक्रेसी प्रमोट सिटीजन इक्वलिटी, डेमोक्रेसी सिटीजन इक्वलिटी को प्रमोट करता है। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज इक्वल लीगल राइट, सभी कंट्री के लोगों को इक्वल लीगल राइट्स होते हैं। व्हेन इट कम्स टू इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, एवरीवन हैज एन इक्वल से। जब भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की बात आएगी तो लोगों के पास इक्वल स्टेक होगा, इक्वल से होगा। इंडिविजुअल डिग्निटी इज एनहेंस्ड बाय डेमोक्रेसी। मैं बता चुका हूं कि डेमोक्रेसी क्या करता है, डिग्निटी को एनहेंस करता है, गिविंग इट्स सिटीजंस इक्वल राइट्स, इंप्रूव देयर डिग्निटी एंड फ्रीडम। इन अवर सोसाइटी डेमोक्रेसी प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट एंड रेस्पेक्ट टू वुमेन। मैंने बताया कि जो फ्रीडम है
वुमेन के साथ फ्रीडम कम होती है, ठीक है। अदर कंट्रीज में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पे जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो मेल को और फीमेल को दोनों को एक साथ देखते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इम्प्रूव डिसीजन सॉरी डेमोक्रेसी इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग क्वालिटी. The quality of decision improves as there is open debate on major issue on democracy. Democracy provide a means for conflict resolution. A legitimate government is one that is democratic. Democracy gains popular support by holding regular, free and fair election. And the last question from this chapter is, democracy ability to generate its own support is itself an outcome that can't be ignored. देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में इन्होंने पूछा है कि डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर खुद एक एबिलिटी है कि वो अपना सपोर्ट जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल है वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक डिबेट का ऑप्शन दे रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का ऑप्शन दे रहा है, लेजिटिमेट है, आंसरेबल गवर्नमेंट है। तो ये इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। और बाकी अगर कहीं डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।